स्वागत है आप सभी का खाद्य एवं फल संरक्षण की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसे मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं अपने YouTube चैनल फूड एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आप सबसे मेरा यह आग्रह है कि इस ऑनलाइन क्लास को आप चाहे जिस प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर रहे हों, कृपया मेरे YouTube चैनल के पेज पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि ऐसा करने से जैसे ही कोई नई क्लास का वीडियो चैनल पे अपलोड होगा, उसकी सूचना यथाशीघ्र और निर्बाध रूप से आप तक पहुंच पाएगी। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं नई क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक नज़र हम पिछली क्लास पर भी डालेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने द्वितीय प्रश्न पत्र सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत खाद्य विषाक्तता, उसकी अवधारणा और उसके प्रकार के बारे में जाना था, किंतु संपूर्ण जानकारी पिछली क्लास में प्राप्त नहीं हो पाई थी। क्या हमने जाना था? हमने खाद्य विषाक्तता क्या होती है यह जाना था, उसके प्रकार जाने थे। खाद्य विषाक्तता 4 प्रकार की होती है और उन प्रकारों में से 2 प्रकार प्राकृतिक जीव विषाक्तता और सूक्ष्म जीव विषाक्तता को पढ़ा था। सूक्ष्म जीव विषाक्तता, चूंकि सूक्ष्म जीव 3 प्रकार के होते हैं, तो जाहिर सी बात है सूक्ष्म जीव विषाक्तता भी कई प्रकार की होगी। तो इन प्रकारों में से हमने जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न की जाने वाली खाद्य विषाक्तता को विस्तार से जाना था। आज की क्लास में हम अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा जो विषाक्तता उत्पन्न की जाती है उसके बारे में तथा खाद्य विषाक्तता के शेष 2 वर्गों के बारे में भी जानेंगे। तो कुछ डिटेल आपके स्क्रीन पे आ रही है। अब जीवाणु द्वारा उत्पन्न की जाने वाली विषाक्तता को हमने जान लिया है। अब हम कवक यानी कि फफूंद जो विषाक्तता उत्पन्न करती है उसके बारे में जानेंगे। तो कवक जीव विष, ये क्या होता है भाई? तो कवक जीव विष जो होता है ना, वो विभिन्न प्रकार के कवकों मतलब फफूंद द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम आदि। ये कवकों के नाम हैं जिनसे कि जीव विष उत्पन्न होता है। इन कवकों से दूषित खाद्य पदार्थों को खाने से, मतलब इन फफूंदों द्वारा यदि कोई खाद्य पदार्थ दूषित कर दिया गया है और उन दूषित खाद्य पदार्थों को हम ग्रहण कर लेते हैं, तो उससे एक विशेष तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं जिसे माइकोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। माइकोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। और कवक जीव विष के अलावा परजीवियों द्वारा भी विषाक्तता उत्पन्न की जाती है। यही बात आपकी स्क्रीन पे आ भी रही है कि परजीवियों द्वारा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये परजीवियों है। परजीवियों द्वारा भी जीव विष उत्पन्न किया जाता है। एस्कैरिस लम्ब्रिकोइडस जो गंदे नाले के पानी से उगाई जाने वाली सब्जियों में पाया जाता है, एस्कैरियासिस नामक रोग उत्पन्न करता है। इसी तरह एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका भी गंदे पानी द्वारा उत्पादित सब्जियों में पाया जाता है, जो एमोइबिक
आंव उत्पन्न करता है। हुकवर्म जैसे कि एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल भी इसी तरह से उगाई गई सब्जियों में पाया जाता है, जो पेट में दर्द जो कि गैस के कारण होती है, पखाने में खून जाना और एनीमिया उत्पन्न करता है। आगे विषाणुओं द्वारा भी विषाक्तता उत्पन्न की जाती है। अनेक प्रकार के विषाणुओं से खाद्य पदार्थ दूषित होकर विषाक्त हो जाते हैं और यह विषाणु जल को भी संक्रमित करते हैं। इनसे दूषित दूध में पपलाइयम माइलाइटिस विषाणु पाया जाता है। सॉरी, ये नाम थोड़ा टेढ़ा है, एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करता हूं मैं। पपला पपालिया पपालियमाइलाइटिस थोड़ा टेढ़ा नाम है। पपालियमाइलाइटिस विषाणु पाया जाता है जो कि संक्रमण के लिए जिम्मेदार है। और इसी तरीके से हेपेटाइटिस के भी विषाणु होते हैं जो कि पीलिया रोग को उत्पन्न करते हैं। बायोलॉजिकल नेम थोड़ा उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो थोड़ा टिपिकल होता है, तो उच्चारण में थोड़ी सी असुविधा हुई है। आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जो खाद्य विषाक्तता है ना, उसका जो तीसरा वर्ग है वो है धात्विक या अकार्बनिक रासायनिक विषाक्तता। ये जो विषाक्तता है ये धातुओं से उत्पन्न होती है। धातुओं के संपर्क में जब खाद्य पदार्थ आते हैं तो उनसे भी विषाक्तता उत्पन्न होती है। इसी को हम आगे पढ़ेंगे। तो यह विषाक्तता खाद्य पदार्थों में अकार्बनिक तत्वों द्वारा निर्मित रासायनिक पदार्थों से उत्पन्न होती है। यह धातु होते हैं जो अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों में मिल जाने से विषाक्तता उत्पन्न करते हैं, जैसे जिंक, सीसा, टिन, एंटीमनी, नाइट्राइट, आर्सेनिक व मरकरी इत्यादि। मरकरी मतलब पारा इत्यादि कुछ प्रमुख धातुएं हैं जो इस विषाक्तता को उत्पन्न करने हेतु जिम्मेदार होती हैं। अब एक एक करके हम इनकी डिटेल्स भी जानेंगे। तो पहला है जिंक। तो कैसे ये उत्पन्न होता है? तो जिंक से पॉलिश किए हुए बर्तन या उपकरण तथा घुलनशील जिंक लवण के कारण यह विषाक्तता उत्पन्न होती है। और यदि कोई इस विषाक्तता से प्रभावित हो जाता है तो उसके पेट में जलन व उल्टी जैसे लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। अगली जो धातु है वो है सीसा, जिसे कि लेड कहते हैं। तो यह विषाक्तता लेड के लवणों जिसका स्रोत शीशे के बर्तन, पाइप इत्यादि होते हैं, इस लेड के लवणों के खाद्य पदार्थ में मिल जाने के कारण यह विषाक्तता उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटी आंत में जलन और अन्य जैविक कार्यों में बाधा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। टिन। तो यह विषाक्तता टिन के लवणों जिनका स्रोत टिन के डिब्बे या खट्टे फल होते हैं या सब्जियां होती हैं, इनके खाद्य पदार्थों में मिल जाने के कारण, किनके? टिन के लवणों के खाद्य पदार्थों में मिल जाने के कारण से यह विषाक्तता उत्पन्न होती है, जिसका लक्षण मिचली का आना, पेट में मरोड़ का उठना, उल्टी होना, दस्त होना तथा सिर दर्द होना, ये इसके लक्षण हैं। एंटीमनी। इस विषाक्तता का कारण एंटीमनी के लवण या एंटीमनी ऑक्साइड है, जो ग्रे इनामेल किए हुए बर्तन एवं उपकरणों से खाद्य पदार्थों में पहुंच जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उल्टी होती है, जलन उत्पन्न होती है इत्यादि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अब नाइट्राइट।
तो नाइट्राइट और नाइट्रेट तत्व के कारण यह विषाक्तता उत्पन्न होती है, जिसका स्रोत जो है वो फसलों में अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग इसका प्रमुख स्रोत है। इस विषाक्तता के परिणाम स्वरूप रक्त के लाल कणों की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में व्यवधान आता है। यह इस विषाक्तता से उत्पन्न प्रमुख समस्या है। अगला, आर्सेनिक। यह विषाक्तता फलों पर लेड आर्सेनेट का छिड़काव करने से उत्पन्न होती है और इसके लक्षणों में लकवा, कंपन, चक्कर का आना आदि प्रमुख है। इस विषाक्तता से प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, अतः यह विषाक्तता खतरनाक है। मरकरी मतलब कि पारा, तो मरकरी युक्त फफूंद नाशक दवाओं के कारण यह विषाक्तता फैलती है, जिससे लकवा, मस्तिष्क को क्षति और अंधापन जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अब चौथा है कीटनाशक दवाओं के अवशेषों से उत्पन्न विषाक्तता। यह भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है विषाक्तता का, जिस पर कि सामान्यतया लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसके प्रति जागरूक नहीं है। तो यह क्या है? यह है सघन कृषि उत्पादन कार्यक्रमों में कीटाणुनाशक यानी कि कीटनाशक दवाओं का विश्व स्तर पर व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है। फल तथा सब्जियों के उत्पादन में भी उनकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से इन्हें प्रयोग किया जाता है। सन 1940 से 1970 की अवधि में विस्तृत रूप में आर्गेनेक्लोरीन दवाई का उपयोग किया जाता था। इसके पश्चात अन्य दवाएं जैसे आर्गेनोफास्फोरस और कार्बामेट का उपयोग किया जाने लगा। इन दवाओं को जब पौधों पर छिड़काव किया जाता है, मतलब कि इन दवाओं को जब पौधों पर छिड़का जाता है उनको कीटों से बचाने के लिए, तब कीट तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु इन दवाओं के अवशेष उन पौधों में रह जाते हैं, जो कि पौधों से फल और सब्जियों में पहुंचते हैं और हमारे उन फल और सब्जियों को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को ये जबरदस्त हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए आजकल देख रहे होंगे आप लोग कि ऑर्गेनिक खेती बड़ी तेजी से प्रचलन में आ रही है। लोग उस पर फोकस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पदार्थों का उपयोग बढ़ रहा है। वो इसी नुकसान से बचने के लिए ये जो कीटनाशक दवाएं हैं, ये जो उर्वरकों का प्रयोग, अंधाधुंध प्रयोग है, उससे बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं स्वास्थ्य संबंधी। तो इन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पाने का उपाय यही है कि हम इनका प्रयोग पहले तो कम करें और अपनी निर्भरता को इनसे हटाकर ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक कृषि की तरफ हम उन्मुख हों, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें। अब अगला जो टॉपिक है, विषाक्तता रोकने के सामान्य उपाय, मतलब कि वो कौन से सामान्य उपाय हैं जिनसे कि हम विषाक्तता को रोक सकते हैं। पहला है स्वच्छता। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। स्वच्छता के नियमों का पालन करके हम अपने तो बच ही सकते हैं, खाद्य पदार्थों को भी विषाक्त होने से बचा सकते हैं। कैसे? तो सामान्य स्वच्छता विषाक्तता रोकने का प्रथम उपाय है और इस प्रथम उपाय के अंतर्गत हम खाद्य पदार्थों का सावधानी पूर्वक जांच करके और स्वयं की व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखकर हम अपने और खाद्य पदार्थों को स्वच्छ रख सकते हैं। अतः जो भी व्यक्ति खाद्य पदार्थों के संपर्क में आते हैं उन्हें किसी प्रकार का संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए
और खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह से संसाधित करना चाहिए, जिससे उनमें विषाक्तता फैलाने वाले जीवाणु निष्क्रिय हो जाए। दूसरा, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा। तो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणुओं के संक्रमण से हमें बचाना चाहिए। कहीं-कहीं देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप इग्नोर करिएगा। तो खाद्य पदार्थों को हमें सूक्ष्म जीवाणुओं के संक्रमण से बचाना चाहिए और यह बचाव हम अरोगाणुता के सिद्धांत को प्रयोग में लाकर कर सकते हैं। ये अरोगाणुता का सिद्धांत क्या है? कहीं सुना-सुना नाम लग रहा है ना? कहीं हमने इस वाक्य को, इस नाम को कहीं हमने सुना है। कहाँ सुना है? इसको हमने फर्स्ट पेपर परिरक्षण सिद्धांत एवं विधियां के अंतर्गत जब हम अस्थायी परिरक्षण को पढ़ रहे थे, उसमें हमने अरोगाणुता के सिद्धांत यानी कि एसेप्सिस के बारे में जाना था। तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे उस वीडियो को देखिए, उस ऑनलाइन क्लास की वीडियो को देखिए, आप बड़े ही बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो हम अरोगाणुता के सिद्धांत का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से कुछ समय के लिए बचा सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम खाद्य पदार्थों को उत्पन्न होने से लेकर उनके उपयोग होने तक की जितने भी अवस्थाएं हैं, उनमें समस्त अवस्थाओं में हम उनको दूषित नहीं होने देंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यक कदम हमें उठाने हैं, हमको उसको उठाना चाहिए। तीसरा जो है वो है प्रशीतन। प्रशीतन मतलब होता है शीतलीकरण या रेफ्रिजरेशन। तो प्रशीतन अर्थात हिमीकरण या शीतलीकरण, इसके अंतर्गत देखिए सबसे बढ़िया नियम तो यही है कि पकाइए और तुरंत खाइए। अगर खाद्य विषाक्तता से अपने आप को बचाना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तब नहीं, अगर कोई समस्या है, तुरंत पका के तुरंत हम खा नहीं सकते, तो फिर भाई प्रशीतन विधि का प्रयोग करना चाहिए। घर में फ्रिज का होना अति अनिवार्य है। पर समस्या यहाँ एक और है कि घर में तो हमने फ्रिज रख लिया, पर बिजली का क्या करेंगे? ये समस्या उत्पन्न है, हो रही है। हालांकि इस सरकार में तो ये समस्या काफी हद तक इस समस्या का निदान हुआ है। अब मेरे यहाँ तो हुआ है, अन्य जगहों की क्या स्थिति है बहुत दावे के साथ मैं नहीं कह सकता, पर बिजली की जो सप्लाई है वो पहले से बेहतर है। तो हमें क्या करना चाहिए? बनाइए और उसको तुरंत खाइए। अगर उसको रखना है किसी कारण से, तो फ्रिज में रखिए। ऐसे ही मत रख दीजिए कि उसको रख दिया, वो ठंडा हो गया और फिर उसको गर्म करके खा लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप और आपके पूरे परिवार को खाद्य विषाक्तता से प्रभावित होने की संभावना हर पल रहती है। इसीलिए, और यही बात आपकी स्क्रीन पे भी है कि पकाना और उसी दिन खाना सबसे अच्छा नियम है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। देर से पका हुआ भोजन जो कि ठंडा हो चुका है को पुनः गर्म करके खाना विषाक्तता का कारण हो सकता है। अतः भोजन को यदि देर में खाना है तो उसे फ्रिज में रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में प्रशीतन की क्रिया के कारण, टेम्परेचर के लो होने के कारण सूक्ष्म जीवाणुओं के सक्रिय होने की संभावना कम रहती है और खाद्य पदार्थ विषाक्त होने से बच सकता है, बच जाता है या बच सकता है। चौथा, उचित संसाधन, मतलब कि खाद्य को जितनी मात्रा में पकाना चाहिए तो उसको पकाना चाहिए उतना,
उसमें कोताही नहीं बरतना चाहिए। तो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को निर्धारित तापक्रम तथा निर्धारित समय तक संसाधित करना चाहिए, मतलब कि पकाना चाहिए। अपूर्ण संसाधन किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे पदार्थ जिनका संसाधन उचित रूप में नहीं किया जाता है, उसमें विषाक्तता के उत्पन्न हो जाने की प्रबल संभावना रहती है। 5वां पॉइंट है डॉक्टर से सलाह। अगर मान लीजिए आप विषाक्तता से प्रभावित हो चुके हैं, तब तो भाई आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइब करता है आपके लिए, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। स्वयं डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए। ज्यादातर होता क्या है हिंदुस्तान में कि हम स्वयं डॉक्टर बन जाते हैं। हर घर में एमबीबीएस डॉक्टर है, डिग्री भले ना हो, लेकिन डॉक्टर हर घर में है। बुखार हो गया तो पैरासिटामोल लेके खा लो, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? ये गलत है, ये गलत धारणा है, और ये गलत व्यवहार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको, अगर आप बीमार हैं, संक्रमित हैं, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर से यथाशीघ्र डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो जो प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इस क्लास में हमने खाद्य विषाक्तता को इस क्लास के माध्यम से हमने पूरा कर लिया। खाद्य विषाक्तता की जो क्लास है वो 2 पार्ट में है। ये पहला पार्ट में जीवाणुओं से संबंधित विषाक्तता का और प्राकृतिक विषाक्तता का वर्णन था। इस पार्ट में हमने अन्य सूक्ष्म जीवों और धात्विक विषाक्तता तथा कीटनाशकों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली विषाक्तता को विस्तार से समझा है। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई या दी गई जानकारी आपने अच्छे तरीके से समझ ली होगी। तो आप सब स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये कंटेंट अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करिए। कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो बेधड़क, बिना झिझक के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, प्रश्न करिए, मैं समाधान देने का प्रयास करूंगा। YouTube के एप्लीकेशन में जाइए, वहां पे मेरे इस चैनल को सर्च करिए, और जो डाउनलोड का ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन से इन सारे वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिए। इन वीडियोस को, इन क्लासेस को एक बार ही देख लेने से काम नहीं खत्म हो जाएगा। इसको बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए। जब वीडियोस को आप डाउनलोड कर लेंगे तो उस दशा में आपको बार बार देखने के लिए बार बार डेटा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार ही आपका डेटा खर्च होगा, और फिर उसी डेटा के खर्च हो जाने के उपरांत आप उस वीडियो को जितनी बार चाहे उतनी बार बिना डेटा को जाया किए देख सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में।